वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में आप मुझे और भी मनवा सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्पेंसर ने उन शब्दों पर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। बेल ने तुरंत रैग्नारॉक को बुलाया। उसकी कमर पर बंधी म्यान चमकने लगी और एक फायरआर्म उसके हाथ में आ गया। घमंडी मूर्ख, यह असंभव था कि उसके पास 2 डिवाइन वेपन्स हो जिससे वो बर्फ से बाहर निकल सके। बेल ने अपना माना छोड़ना शुरू किया और बंदूक से आग निकलने लगी। अब वो फिर से हिलने डुलने के काबिल था। जेसिका को विश्वास नहीं हुआ कि बेल ने ऐसा कर दिखाया। यह संभव नहीं था कि उसके पास 2 डिवाइन आर्ममेंट्स हों और वो इतनी कुशलता से उनकी एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर सके। और अब समय था उस घमंडी अस्तित्व को सजा देने का। उसने स्पेंसर पर तीव्र आग के गोले दागे। स्पेंसर जान गया कि वो मुसीबत में है। उसने अपने आप को आइस व्हिप से बचाने की कोशिश की, अपने शरीर को बर्फ में ढक लिया, मानो यही काफी होगा आग को रोकने के लिए। बेल जानता था कि यह तो बहुत आसान होगा। आग लगातार आगे बढ़ती रही। गोली ने बर्फ की उस दीवार को पूरी तरह भेद दिया। स्पेंसर को विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतनी बेरहमी से कुचला जा रहा है। प्रोजेक्टाइल उसके सीने पर जोर से लगी। इम्पैक्ट ने उसे आर पार नहीं किया लेकिन उसे भारी नुकसान पहुंचा। वह जमीन पर गिर पड़ा। जेसिका के लिए यह भयावह था। कीचड़ में गिरा स्पेंसर की बर्फ टूट चुकी थी और एक वायर रैंक पैलेडन हार चुका था। और चूंकि वह खुद सिर्फ ए रैंक की थी, उसे पता था कि उसकी कोई संभावना नहीं बची। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर देखा। उसने कहा अब सब खत्म हो चुका है। लड़की ने अपनी डिवाइन आर्ममेंट समन की। उसने कहा कि वह पास न आए, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वह अपने हथियार को बिना कांपे नहीं पकड़ पा रही थी। उसने बेल पर कई गोलियां चलाईं लेकिन एक भी नहीं लगी। हताश होकर उसने उससे और पास न आने की भीख मांगी लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वह खुद ही गिर गई क्योंकि उस जगह पर डर सबसे अधिक था। बेल उसके सामने खड़ा रहा। जेसिका का डर बढ़ता गया। उसके सामने कोई ऐसा खड़ा था जो उसकी जान ले सकता था अगर वह चाहता। सख्ती से उसने उसे चेतावनी दी कि सैरा को फिर परेशान न करे। लड़की कोई जवाब नहीं दे सकी। वह स्तब्ध थी। वह बस भाग सकती थी जब तक समय था। सैरा अपने भाई के पास दौड़ती हुई आई, बेहद आभारी। वह जानना चाहती थी कि क्या विप ने उससे चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसने कहा स्पेंसर तो इतना कमजोर था कि उस पर दया आ रही थी। सैरा ने बेल की ताकत की सराहना की, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ इसलिए मजबूत है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। उसने बेल को वह फूलों का मुकुट दिखाया जो उसने बनाया था, क्योंकि पहले वाला नष्ट हो गया था। उसने बेल के सिर पर उसे रखा और उसका धन्यवाद किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करता है। बेल को अपनी बहन से एक तोहफा मिला था। एक दिन वो पूरे राष्ट्र को इस कोमल आत्मा का सम्मान करने पर मजबूर कर देगा। समस्या यह थी कि सभी लोग कॉन्क्यूबाइंस के बच्चों को तुच्छ समझते थे। अपनी योग्यता सिद्ध करना कठिन होगा। उसे सम्मान अर्जित करना था और इसके लिए उसे तुरंत एक लक्ष्य पाना होगा। महल के बाहर ड्यूक खड़ा था, अपनी तलवार पकड़े ध्यानमग्न मुद्रा में। उसका ध्यान सच में बेहद प्रभावशाली था। कुछ समय बाद उसने हवा में कुछ वार किए। वह गिरते पत्तों को भी चीरने में सक्षम था। तभी उसने देखा कि बेल उसके पास आ चुका था। उसने पूछा कि लड़का उससे क्या चाहता है। बेल ड्यूक से अनुमति मांगने आया था। रुचि के साथ ड्यूक ने पूछा कि वह क्या मांगना चाहता है। अपनी विनती रखने से पहले बेल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। ड्यूक उसके इस औपचारिक व्यवहार से प्रभावित था। बेल कैंक की एडमिशन एग्जाम देना चाहता था। ड्यूक लड़के की मांग से उत्सुक हुआ। बेल ने कहा कि वह राजा की सेवा करना चाहता है, उसके घर का सदस्य बनकर, ताकि डचे को मान्यता मिलती रहे। उसके परिवार की राजघराने के प्रति जिम्मेदारियां थीं, जैसे कि स्काउटिंग मिशंस और राक्षसों का सफाया करना। ऐसा करना ही सबसे तेज रास्ता था अपने परिवार में स्टेटस पाने का। इस तरह वह कठिन कार्यों को पूरा करके पहचान अर्जित कर सकता था। और सबसे अच्छे मिशंस पाने के लिए उसे यह एग्जाम देना जरूरी था। लड़के को देखते हुए ड्यूक को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत बड़े सपने थे, लेकिन उसने साफ कहा कि अभी उसके लिए यह एग्जाम देना बहुत जल्दी है। उसे पहले एक पूर्ण पैलेडन बनना चाहिए। अभी वह केवल एफ रैंक पर था और हाल ही में उसे उसका डिवाइन आर्मामेंट मिला था। पहले उसे ए रैंक एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। ड्यूक को जो उम्मीद नहीं थी वो यह कि लड़के के पास दिखाने के लिए कुछ था। बेल ने उसे एक फैंग दिखाया और पूछा कि क्या यह उसकी सोच बदलने के लिए काफी है। ड्यूक तुरंत समझ गया कि वह क्या था। वह एक फेनरो फैंग था। उसने तुरंत पूछा कि लड़के ने ऐसा आइटम कहां से पाया। बिना झिझक बेल ने उसे अपने डिवाइन वेपन्स में से एक दिखाया। वह हैमर अब तीव्र बिजली से भरा हुआ था। बेल ने माना कि यह थोड़ा कठिन था, लेकिन उसने उस जिद्दी एम को काबू कर ही लिया। उस हैमर के चारों ओर घूमती ऊर्जा को देखकर ड्यूक को पता चल गया कि लड़का अब एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर सकता है। और उसने एक डी रैंक क्रिएचर को हरा भी दिया था। लड़का सच में शक्तिशाली था और सी रैंक एग्जाम के लिए योग्य था। वह उसे एग्जाम देने की अनुमति देगा, एक शर्त पर। वह कभी भी डचे को निराश करने का विचार भी न करे। आत्मविश्वास और आभार से भरा बेल ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कभी निराश नहीं करेगा। एग्जाम साइट पर उसने देखा कि कई उम्मीदवार पहले से इकट्ठा हो चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सी रैंक एक दीवार की तरह था, बहुतों के लिए पूरी तरह से दुर्गम। छोटा लड़का बाकियों का ध्यान खींच चुका था। उनमें से कई पहले से वयस्क थे, जबकि वह सिर्फ एक बच्चा था। वह एग्जाम रिसेप्शन की ओर गया। अटेंडेंट ने जानना चाहा कि वह कौन है और क्या वह अपने पिता के साथ आया है, लेकिन वह चौंक गई जब पता चला कि वह खुद एग्जाम देने आया है। उसने सुझाव दिया कि वह बड़ा होकर आए। लड़के ने कहा कि उसे बच्चे की तरह ट्रीट न किया जाए क्योंकि वह भी एक पैलेडन है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, कोई बेल के पास आया और कहा कि पैलेडन की एक्टिंग बंद करे। छोटे बच्चे इस जगह के लिए नहीं बने होते। उसे तुरंत वापस चले जाना चाहिए।
प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया कि इस आदमी की समस्या क्या है, लेकिन उसे यकीन था कि यह परेशानी का कारण बनेगा। बाकी लोगों को पता था कि वह व्यक्ति कौन है। उसका नाम लेनेक्स था और वह इस समय का सबसे ताकतवर डी रैंक पैलेडन था। कहा जाता था कि उसका डिवाइन आर्मामेंट विंड स्वॉर्ड हर बार चलने पर 8 स्लैशेस करता था। एक सच में प्रभावशाली एबिलिटी और उसके पहले से कई प्रशंसक थे। लेनेक्स ने चेतावनी दी कि अगर वह बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो कम से कम उतना अच्छा होना चाहिए जितना वह है। बेल को तो पता भी नहीं था कि यह आदमी अपने साथियों में इतना प्रसिद्ध है। इस नए साइड कैरेक्टर को शक था कि प्रोटैगनिस्ट के पास डिवाइन आर्मामेंट भी है या नहीं। अपनी कमर पर बंधी म्यान को पकड़ते हुए बेल ने कहा कि वह यही है। देखकर कि वह सिर्फ एक म्यान थी, वो युवा व्यक्ति हंस पड़ा। उसे लगा कि इतना घटिया सामान लेकर कोई कैसे लड़ सकता है। बाकी साइड कैरेक्टर्स भी हंसने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन आर्मामेंट्स इतने बेकार हो सकते हैं, और वे खुश थे कि वे इतने बेकार नहीं थे। लेनेक्स ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मूर्ख बच्चा अपनी जान गंवाना चाहता है, लेकिन यह बात उसे परेशान करती है कि उसकी भागीदारी उन्हें एक ही स्तर पर रखती है, जैसे कि वे समान हो। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि वह छोटा कचरा अपनी मां की गोद में लौट जाए। उस गुस्से भरे सेशन के बाद बेल ने सेक्रेटरी से कहा कि वह उसे तुरंत रजिस्टर करे। उसने पूछा कि क्या वह इसके लिए निश्चित है, लेकिन वह अडिग था। इसके लिए उसे किसी भी रैंक नाइट या उससे ऊपर के रिकमेंडेशन की आवश्यकता थी, और खुद डी रैंक में होना भी जरूरी था। उस रिकमेंडेशन लेटर के साथ वह पार्टिसिपेट कर सकता था। सभी समस्याएं सुलझ चुकी थीं। लड़की को पता था कि किसी बच्चे को कोई रिकमेंडेशन देगा यह बहुत असंभव है, लेकिन जब उसने लेटर पढ़ा उसे पता चला कि वह लेटर कैटेस्ट्रो के ड्यूक का था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो बच्चा उसके सामने खड़ा है वह खुद ड्यूक का बेटा है। पार्टिसिपेंट्स अखाड़े में इकट्ठा हुए, वही जगह जहां एग्जाम होने वाला था। इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया कि एग्जाम कैसे चलेगा। सबसे पहले उन्हें एक डंजन में टेलीपोर्टेशन स्टोन के जरिए भेजा जाएगा। उनके पास 5 घंटे होंगे जूल ऑफ लाइट को वापस लाने के लिए। कुल मिलाकर डंजन के अंदर 3 जूल थे। सिर्फ वही लोग जिन्हें जूल मिलते वे प्रमोट किए जाएंगे। घमंडी साइड कैरेक्टर को पूरा यकीन था कि वह विजेताओं में से एक होगा। उसके सामने की कॉम्पिटिशन डरी हुई लग रही थी, जबकि प्रोटैगनिस्ट को उस पर शर्मा रही थी। व्याख्या के बाद इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या सभी तैयार हैं। समूह से उत्साही प्रतिक्रिया देखकर एग्जाम तुरंत शुरू होने वाला था। अब प्रोटैगनिस्ट की बारी थी कि वह टेलीपोर्टेशन स्टोन के जरिए डंजन में प्रवेश करे। कमरे तेजी से चमकने लगे और वह खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पोर्टल से गुजर गया हो। अब वह आखिरकार उस गुफा के अंदर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी को पहले तल पर अलग अलग स्थानों पर भेजा गया था। अब उसे तय करना था कि कौन सी राह चुनी जाए। हालांकि डंजन बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास पूरा समय था उसे पूरा करने का। और चूंकि उसके पास यह मौका था, अगर उसने इसका भरपूर उपयोग नहीं किया तो वह व्यर्थ जाता। इस डंजन में कई क्रीचर्स थे और जितने अधिक मॉन्स्टर्स वह हराएगा उतना ही अधिक उसका माना बढ़ेगा। तुरंत उसने अपनी तलवार को थामा, यह तय करते हुए कि वह वहां मौजूद हर क्रिएचर का शिकार करेगा। डंजन के अंदर बाकी कैंडिडेट्स क्रीचर्स को हराने के लिए जूझ रहे थे। वे खतरनाक और बेहद घातक थे। उन छिपकलियों की आंखें डरावनी और हिंसक थीं, कमजोरों को डराने के लिए पर्याप्त। घमंडी साइड कैरेक्टर को समझ नहीं आया कि बाकी लोग इतने कमजोर क्रीचर्स से क्यों लड़ नहीं पा रहे। वह तो उन्हें बड़ी आसानी से हंसते हुए मार रहा था, क्योंकि इसमें उसे कोई मेहनत नहीं लग रही थी। उसकी इन उपलब्धियों ने उसे बाकियों की प्रशंसा दिलाई और वह मॉन्स्टर्स को हराता चला गया। आत्ममुग्ध होकर उसने घोषणा की कि वह बाकी सबकी तरह औसत दर्जे का नहीं है। सच कहें तो उसे डिफिकल्टी परेशान कर रही थी। साइड कैरेक्टर्स खुशी से उसके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह ज्यादा सुरक्षित था। उनके साथ चलते हुए लेनेक्स ने कहा कि अब उन्हें उसके कौशल को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य मिलेगा और कमजोर लोग बस इधर उधर भटकने के ही लायक हैं। कुछ देर डंजन में घूमने के बाद समूह को एक विशाल दरवाजा मिला। यह शायद अंतिम कक्ष था। उसे उम्मीद थी कि अब कुछ असली मनोरंजन मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से उस स्थान पर कई डी रैंक मॉन्स्टर्स थे और जूल्स एक ऑल्टर के अंत में रखे हुए थे। उनमें से एक क्रिएचर समूह की ओर बढ़ने लगा। लेनेक्स को पूरा भरोसा था कि वह उसे चीर फाड़ देगा। उसने उस मॉन्स्टर पर कई वार किए, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत और कठोर था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब क्रिएचर की काउंटर अटैक की बारी थी। पहली बार डंजन में घमंडी साइड कैरेक्टर खुद एक मॉन्स्टर के दबाव में आ गया। वार इतना जबरदस्त था कि वह अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन वह अब भी यह सोचकर चकित था कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। बाकी साइड कैरेक्टर्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वे तुरंत डर गए, क्योंकि बाकी क्रीचर्स अब उनकी ओर ध्यान देने लगे थे। क्लावा का लड़का जल्दी एक्ट करने पर मजबूर था ताकि वह अपनी जान बचा सके। उसने उसे मारने आए मॉन्स्टर पर वार किया, सिर्फ यह जानने के लिए कि उस पर कोई फिजिकल हमला असरदार नहीं था। इसी दौरान एक महिला एक उड़ते हुए क्रिएचर से लड़ रही थी। यह खास मॉन्स्टर अपने पंखों से बिना पास आए हमला कर सकता था। लेनेक्स को आखिरकार इस अंतिम एग्जाम चरण की कठिनाई का अंदाजा हो गया। वहां एक ऐसा मॉन्स्टर था जो उनके डिवाइन एबिलिटीज का विरोध कर सकता था। उस पत्थर जैसे क्रिएचर के खिलाफ वह पूरी तरह से बेअसर था। डरा हुआ और बेबस उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि अब सबसे बुरा होने वाला है। लेकिन वह डरावना क्रिएचर उस कैंडिडेट पर वार करने से पहले ही नष्ट हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, अब भी सदमे में था। बेल ने राहत की सांस ली। अगर वह थोड़ी देर और लेट होता तो बुरा हो चुका होता। उसे शिकार करने में काफी मजा आया, लेकिन लेनेक्स ने तुरंत उसे पहचान लिया। यही वह छोटा कचरा था जो एग्जाम दे रहा था। एक मॉन्स्टर जो फिजिकल अटैक से प्रभावित नहीं था, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। बेल को उस क्रिएचर से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। स्वॉर्ड इस काम के लिए उपयुक्त वेपन था।
लेनेक्स हैरान था कि लड़के का डिवाइन आर्मामेंट ट्रांसफॉर्म हो चुका था। बेल ने उस क्रिएचर को एक ही वार में खत्म कर दिया। अब उसे उस उड़ते हुए क्रिएचर से निपटना था। उसके पास इसके लिए एकदम सही उपकरण था जो कई शॉट्स फायर कर सकता था और क्रिएचर के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। साइड कैरेक्टर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लड़का सच में इतना ताकतवर था, जबकि उसका डिवाइन आर्मामेंट सिर्फ एक खाली म्यान था। लेनेक्स को यह समझ ही नहीं आया कि उसके पास इतने डिवाइन आर्मामेंट्स कैसे हैं और वो हर एक को इतनी कुशलता से कैसे चला सकता है। क्योंकि समय कम था, उसे जल्दी ही क्रीचर्स को खत्म करना पड़ा। बाहर से देख रहा घमंडी साइड कैरेक्टर यह नहीं मान पा रहा था कि कोई बच्चा इतना निपुण हो सकता है। जब वह सदमे में था, प्रोटैगनिस्ट क्रीचर्स को लगातार हरा रहा था। अब जब सब कुछ निपट गया था, वह एक जूल उठाने के लिए ऑल्टर तक पहुंच गया। साइड कैरेक्टर्स उसकी ओर आए अपनी चापलूसी की तैयारी में, जो प्रोटैगनिस्ट को बेहद परेशान करने वाला लगा। उन्होंने तुरंत अपना जहरीला स्वभाव दिखाया, उसी को नीचा दिखाकर जिसकी अभी तक पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस बच्चे की तुलना में वह बिल्कुल कचरा था और वे हमेशा से ही उसके बारे में गलत थे। लेनेक्स का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था इस अनुभव से। वे दो साइड कैरेक्टर्स मान बैठे कि वे बाकी के दो जूल ले लेंगे। बिना कुछ बोले बेल ने अपना हैमर समन किया। उसने पहले ही अपने लिए जरूरी जूल हासिल कर लिया था और अब वह कुछ मजेदार करने वाला था। उसने ऑल्टर पर एक जोरदार वार किया जिससे वे दो साइड कैरेक्टर्स चौंक गए। उन्होंने पूछा कि उसने यह क्या कर दिया। उसने बाकी के जूल नष्ट कर दिए थे। एकमात्र बचा जूल दिखाते हुए उसने कहा, अगर उन्हें यह इतना चाहिए तो आकर ले जाएं। उसने जोड़ा कि वे बेकार ही नहीं बल्कि ऐसे गिद्ध हैं जो दूसरों की प्रतिभा पर पलते हैं, ऐसे लोग जो उन्हें तुच्छ समझते हैं, जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं है। वे खुद को नाइट कहने के लायक नहीं है। एक बच्चे से यह डांट सुनना उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह चूर कर गया। बेल कमरे से चला गया, उन साइड कैरेक्टर्स को वहीं छोड़कर। लेनेक्स को लगता था कि उसने उस डांट से कुछ सीखा। उसने अपनी कमजोरी मानी, यह स्वीकार करते हुए कि वह घमंडी था, और बेल का धन्यवाद किया। लेकिन उसने यह नहीं माना कि यही उसकी हार होगी। प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने ईमानदारी दिखाई। ऑनेस्ट और एम्बिशंस के साथ उन्होंने पुष्टि की कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे। बाहर लड़का जश्न मना रहा था। वह आखिरकार एक सी रैंक नाइट बन चुका था और चूंकि उसने कई मॉन्स्टर्स का शिकार किया था, उसका माना अब काफी बढ़ चुका था। अब उसे बस अपने ही घराने के भीतर सम्मान अर्जित करना था ताकि वह अपनी बहन की रक्षा कर सके। आखिरकार वह ड्यूक की रेजिडेंस पर पहुंचा यह खबर साझा करने के लिए, लेकिन ड्यूक एक गंभीर बैठक के बीच में लग रहा था। वहां नाइट्स मेल्डियर फैमिली को गिराने की योजना बना रहे थे। 3 बी रैंक पैलेडेंस उनके क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे और ड्यूक के परिवार को उन्हें समाप्त करने का कार्य सौंपा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे नोबल परिवार को इन पैलेडेंस से परेशानी हुई थी। अफवाहें यह कह रही थी कि इन नाइट्स ने अपने वेपन्स पर फॉरबिडन स्पेल्स से एन्चांटमेंट की थी। अब बी रैंक पैलेडेंस को यह समझ में आ गया था कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया था। ड्यूक ने घोषणा की कि वे कर्मा को ऐसे ही चलने नहीं दे सकते, उन्हें तुरंत समाप्त करना होगा। एक नाइट ने देखा कि कोई गायब था। जन वहां उनके साथ नहीं था। एक किताब मेज पर रखते हुए एक युवक ने पूछा कि यह मीटिंग किस बारे में है। तुरंत बाकी सभी ने देखा कि वह कौन था। युवक ने घोषणा की कि यह ऑर्गेनाइजेशन पहले ही नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वह जो अगला ड्यूक बनने वाला था उसका कारण बनेगा। इस बीच एक मेड अपनी लेडी के लिए खाना लेकर आ रही थी। उसे सूचना दी कि खाना आ चुका है। सारा टेबल पर बैठने की तैयारी कर रही थी। बहुत ही विनम्रता से उसने महिला का धन्यवाद किया, जो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कमरे से चली गई। सारा बहुत उदास लग रही थी। वह अपने भोजन को बिना किसी उत्साह के देख रही थी। आखिरकार उसका भाई कमरे में प्रवेश करता है, यह घोषणा करते हुए कि वह पहुंच चुका है। वह उसे बहुत खुशी से देखता है। सारा उसी अंदाज में जवाब देती है। उसे नहीं पता था कि वह कहां चला गया था और वह बहुत चिंतित थी। बेल ने उसे बताया कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे और वह उसके लिए तोहफे भी लाया है। टेबल पर अब एक पूरा भोजन रखा था। सारा उस एप्पल पाई से बहुत खुश थी जो लाया गया था, और वह आशा करती थी कि वह उसे अपने भाई के साथ मिलकर खा सकेगी। लेकिन यह समय अपनी बहन की संगति का आनंद लेने का नहीं था। खाना हमेशा एक जैसा ही होता था, क्योंकि यहाँ तक कि सेवक भी कॉन्क्यूबाइंस के बच्चों को तुच्छ समझते थे। उसे बहुत मेहनत करनी होगी ताकि वह अपनी बहन का जीवन स्तर सुधार सके। उसी समय ड्यूक की बैठक अब भी जारी थी। वह यह जानकर प्रभावित हुआ कि उसका एक बेटा अकेले कर्मा को हरा पाया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि जन पहले ही लेवल 8 तक पहुंच चुका था, जैसा कि ड्यूक के सबसे बड़े बेटे से अपेक्षित था। वह एक अलग ही स्तर पर था। इसके बाद उसने भी टेबल पर बैठने का निर्णय लिया। वह जानना चाहता था कि क्या उसके पिता को कुछ और कहना है। उन्होंने कहा कि राजा ने उनके परिवार को एक और कार्य सौंपा था, उन्हें प्रिंसेस राचलेन को एस्कॉर्ट करना था। वह डची के पास एक शहर से गुजरेगी और उन्हें उसकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करनी थी। एक नाइट ने आश्चर्य जताया कि क्या रॉयल गार्ड पर्याप्त नहीं थी। दूसरे ने कहा कि रॉयल फैमिली को अभी यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए कि कर्मा अब कोई समस्या नहीं रहा, इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता रकटा से होकर गुजरेगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, एक और व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। लड़के ने अनुरोध किया कि निर्णय लेने से पहले वे प्रतीक्षा करें। उसका अपीयरेंस सभी का ध्यान खींचता है। ड्यूक इस बात को नकार नहीं सका कि उसे अपने बेटे की प्रतिभा पर बहुत गर्व था। ऐसा लग रहा था कि परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए लड़के ने पुष्टि की कि अब वह लेवल सी में है। यह प्रभावशाली था कि उसने इतनी कम उम्र में यह प्राप्त किया। अब ड्यूक जानना चाहता था कि उसने उनकी बैठक क्यों रोकी। लड़का इस यात्रा के लिए एक अलग मार्ग का सुझाव देना चाहता था। एक नाइट को आश्चर्य हुआ कि एक लड़के के पास कोई सुझाव है। जो रास्ता रकटा से होकर जाता है वहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए वहां बहुत से बैंडिट्स होते हैं और यह यात्रा 3 दिन की होगी। यह बेहतर होगा अगर यात्रा मॉन्स्टर प्लेन से होकर जाए।
एक नाइट ने चेतावनी दी कि वह स्थान निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन लड़के को पता है कि उस क्षेत्र में कौन से मॉन्स्टर्स रहते हैं। ज्यादातर चिमास और हॉरर्स ऑफ द डार्क होते हैं, दोनों रात्रिचर प्राणी हैं। इसलिए दिन में यात्रा करना बहुत सुरक्षित होगा और यह सफर सिर्फ एक दिन में पूरा हो जाएगा। नाइट को यह सुनकर मजबूरी में सहमत होना पड़ा। लड़के की बात सुनकर ड्यूक को समझ आया कि वह असर्टिव है और उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत ज्ञान है। अब देखना यह था कि बाकी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लड़का चाहता था कि उसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रिंसेस को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर सकता है। उसके आत्मविश्वास भरे रवैये ने ड्यूक को सोच में डाल दिया। आखिरकार जन ने इस वार्तालाप में हिस्सा लिया। एक डरावनी एनर्जी हवा में भर गई। वह जानना चाहता था कि यह मट उनसे बात क्यों कर रहा था। एनर्जी इतनी तीव्र थी कि मेज पर रखा एक पौधा भी सूख गया और बाकी नाइट्स भयभीत हो गए। बेल यह भूल चुका था कि उसके बड़े भाई की इंटिमिडेशन कितनी भयानक होती थी। फिर भी यह उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपना डिवाइन आर्मामेंट प्रकट करते हुए उसने कहा कि वह भी पूरी तरह गंभीर है और उसने यह दावा किया कि वह प्रिंसेस को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचा सकता है, चाहे कुछ भी हो। लड़के के आत्मविश्वास से चकित होकर जन ने पूछा कि क्या वह उसे रोक पाएगा। बेल ने पुष्टि की कि एक नाइट अपना वादा निभाता है। जन के अधीनस्थ ने लड़के को चुप रहने का आदेश दिया क्योंकि उसके शब्द जन के विरुद्ध ईशनिंदा थे। यह था रेजर, उसके भाई का सचिव, जो अब तक शायद एक लेवल बी पैलेडन बन चुका था। जन को लड़के में बहुत दिलचस्पी लग रही थी और उसने अपने सचिव से कहा कि वह उसे परखे। फिर उसने भी अपना डिवाइन आर्मामेंट प्रकट किया क्योंकि वह उस बच्चे को हराने के लिए तैयार था। वह कॉन्क्यूबाइन के बेटे को एक सबक सिखाने जा रहा था। तुरंत ही वह लड़के की ओर कदम बढ़ाने लगा, जो अपने सराउंडिंग्स के प्रति बहुत सतर्क लग रहा था, भले ही उसने कोई हरकत नहीं की थी। सचिव पहला वार करने वाला था। बेल को समझ आ गया था कि यह अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। फिर भी वह कुशलता से अपनी रक्षा कर सका। यह बात सचिव को प्रभावित कर गई। जन को भी यह देखना अच्छा लगा, यह अपेक्षा से तेज था। फिर भी एक लेवल बी पैलेडन को हराना अभी उसके लिए जल्दबाजी होगी। ड्यूक ने कड़े और अथॉरिटी भरे स्वर में घोषणा की, बस बहुत हुआ, और अनाउंस किया कि बेल इस मिशन के लिए जिम्मेदार होगा। सेक्रेटरी ने पूछा क्या ड्यूक इस फैसले में सीरियस है, क्योंकि कर्मा को ऑलरेडी जन ने खत्म कर दिया था और ये एक इंटरेस्टिंग फर्स्ट मिशन बन सकता था। बेल ने विनम्रता से उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो निराश नहीं करेगा। जन उस लड़के को बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही छुपा रही थी। बेल को रॉयल पैलेस जाना था, ये उसकी पहली बार थी। वो गेट्स के पास गया, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक दिया, कहा कि वो सीधे अंदर नहीं जा सकता। लड़के ने अपना पैलेडन सर्टिफिकेट दिखाया और बताया कि वो प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। गार्ड्स को यकीन नहीं हुआ कि एक बच्चा लेवल सी तक पहुंच गया है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। गार्ड्स ने शक से कहा कि ये बच्चा क्या वाकई प्रिंसेस की रक्षा कर पाएगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूरा विश्वास से भरा हुआ था। तभी प्रिंसेस की कैरेज पहुंची। उसने कहा कि उसका बॉडीगार्ड काफी क्यूट है। उसने माफी मांगी और कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जो आदमी तख्त पर बैठा था उसने पूछा कि क्या प्रिंसेस निकल चुकी है। उसका सेवक बोला कि हाँ, वो रास्ते में है, उसके साथ कई गार्ड्स और ड्यूक का बेटा भी है। उसने सुना था कि ये बेटा बेल है, जो अभी एक बच्चा ही होगा। उसने इमेजिन किया कि वो काफी टैलेंटेड होगा और अपने सेवक से कहा कि सतर्क रहे, जरूरत पड़ने पर सीक्रेट वेपन का यूज करने की अथॉरिटी दी। उसने अपने हाथों में चाकू निकाले और कहा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका काम है लोगों को खत्म कर देना बिना किसी को पता चले। कैरेज रास्ते पर बढ़ती गई। अंदर प्रिंसेस, प्रोटैगनिस्ट और कुछ गार्ड्स थे। ये काम आसान था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। इसे पूरा करना उसकी बहन की मदद में जरूरी था, लेकिन उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उसका स्वागत ठीक से नहीं हुआ हो। उसने माफी मांगते हुए पूछा, शायद ये बदतमीजी लगे कि प्रिंसेस ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। प्रिंसेस ने थोड़ा सोचकर कहा, उसे दूसरों पर भरोसा करना पसंद नहीं, उसके पास अपना डिवाइन आर्मामेंट है और वो उतनी कमजोर नहीं जितना लोग सोचते हैं। लड़के को लगा कि प्रिंसेस उसकी सोच से भी ज्यादा एरोगेंट है। प्रिंसेस बाहर देख रही थी। शहर की जिंदगी चल रही थी जैसे हमेशा चलती है, लेकिन उस सीन ने प्रिंसेस के चेहरे पर उत्साह ला दिया। लड़के को उसका वो एक्सप्रेशन पसंद आया, लेकिन प्रिंसेस को उसकी तरफ से डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। लड़के ने माफी मांगी और कहा कि उसे उसकी बहन की याद आ गई और वो पक्का कहता है कि उसकी बहन भी ऐसे ही रिएक्ट करती। प्रिंसेस ने पूछा, क्या वो दोनों अच्छे से मिलते हैं। बेल ने कहा कि हाँ, जब भी वो मिलते हैं तो खेलते हैं, क्योंकि उसकी बहन अभी छोटी है तो उनके गेम्स सिंपल होते हैं। प्रिंसेस ने कहा कि उसके भी कई सिबलिंग्स हैं, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने इमेजिन किया कि शायद सक्सेशन को लेकर ही ऐसा है। बेल को उसके लिए दुख हुआ। उसने कहा कि उसके अपने घर में भी कुछ ऐसा ही चलता है। उसके सिबलिंग्स अक्सर उन्हें सताते हैं क्योंकि वो कॉन्क्यूबाइन के बच्चे हैं। उसकी माँ अब नहीं रही तो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। प्रिंसेस उस बात में इंटरेस्टेड लगी। बेल ने कहा कि शायद वो भी वैसा ही महसूस करती होगी और अगर वो आराम से फील करे तो उससे बात कर सकती है। लेकिन प्रिंसेस किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहती, खासकर उस जैसे किसी पर नहीं। लड़का नहीं जानता था कि उसकी सिचुएशन क्या है और ऐसा मान लेना कि वो कुछ समझता है, ये भी उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल था। शहर की दीवारों के बाहर वाले रास्ते पर कोई उन्हें देख रहा था। रात आखिरकार उन पर उतर आई। उन्होंने एक ही दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्लान पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंसेस के लिए ये जर्नी थकाने वाली थी। गेट्स खुले और प्रिंसेस को रिसीव किया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नौजवान कौन है। उसका नाम पीटर था, उस किंगडम का एक नाइट, और उसने कहा कि वो उसे आखिरकार वेलकम करने के लिए खुश है। बेल ने उसका नाम पहले सुना था, लेकिन उस वक्त उसे याद नहीं आया। उसे बहुत अजीब लगा कि उन्हें शहर के बाहर रिसीव किया गया।
जिन लोगों ने एम्बुश तैयार किया था वो रेडी थे। प्रिंसेस और उसका एंटोराज अभी भी बाहर ही थे। लड़के ने नोटिस किया कि वहां कई गार्ड्स थे, लेकिन फिर भी कुछ सस्पिशियस था। एक डैगर उनकी तरफ फेंका गया। बेल को पता था कि प्रिंसेस कैसल के बाहर आसान टारगेट थी। उसने डिवाइन आर्मामेंट की मदद से तेजी से रिएक्ट किया और उसकी रक्षा की। प्रिंसेस और उसके गार्ड्स एकदम चौंक गए। एक एनिमी अटैक शुरू हो चुका था और प्रिंसेस उसका टारगेट थी। कई डैगर्स उस पर फेंके गए थे और उनकी तादाद ज्यादा थी, ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। पीटर भी एक्शन लेने के लिए रेडी था। उसने अपनी स्वॉर्ड स्किल से प्रिंसेस की रक्षा की। वो किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होने देगा। नाइट की कैपेबिलिटी देखकर बेल ने अंदाजा लगाया कि वो लेवल बी पर होगा। असैसिन्स को भागना पड़ा, एम्बुश पूरा नहीं हो पाया। पीटर ने अपने नाइट्स को उन लोगों का पीछा करने का आदेश दिया, जबकि प्रिंसेस को कैसल के अंदर ले जाया गया। बेल बाहर ही रुका रहा और प्रिंसेस को ले जाया गया। प्रिंसेस ने पीछे मुड़कर चिंतित नजरों से देखा। अंदर जाकर उसे बताया गया कि अब वो सेफ है, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। नाइट कुछ कह ही रहा था कि उसका गला काट दिया गया। प्रिंसेस, जिसने हमला होते नहीं देखा था, बुरी तरह डर गई। उस एक्शन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पीटर खुद था। अब उसे पता चल गया था कि असली खतरा तो उसी के पास था। उसने उस गार्ड की तरफ देखा जिसकी अभी अभी जान गई थी। उसकी कुर्बानी पूरी तरह व्यर्थ गई। प्रिंसेस नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है। पीटर ने उससे कहा कि अब उसकी मौत कुछ ही पलों में हो जाएगी। चाहे उसने पहले कहा था कि वो अपनी रक्षा कर सकती है, प्रिंसेस पूरी तरह से डिफेंसलेस थी। नाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो इतनी डरी हुई थी कि अपना डिवाइन आर्मामेंट तक समन नहीं कर सकी। पीटर अब एक डरावनी मुस्कान के साथ अपनी असली फॉर्म में सामने आया, एक डिजेनरेट। अब प्रिंसेस को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसकी जान बचा सके। कमरे की खिड़की टूटी। पीटर हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। उसके एक आदमी को एलिमिनेट कर दिया गया और एस्कॉट के लिए जिम्मेदार लड़का ही उसका किलर निकला। सभी संभावनाओं में से एक्शन लेने वाला वो लड़का था जिसे प्रिंसेस उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने देर से आने के लिए माफी मांगी। लड़का आखिरकार खिड़की से नीचे कूदा और प्रिंसेस को देखकर कहा कि अब से ये काम उसकी जिम्मेदारी है। पीटर ने सोचा था कि गार्ड्स बाहर वाले चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। उसे यकीन नहीं था कि ये बच्चा उसे हरा सकता है। और तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि ये आदमी कौन है। पीटर कंफ्यूजन में पड़ गया। उसका असली नाम वॉन विगल था। ये सुनकर नाइट चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा उसे जानता होगा। अगर उसका डिवाइन आर्मामेंट 3 थंडर डाइस के 2 कॉम्बिनेशंस से बना है तो अब तक उसने कुछ काउंट्स को एलिमिनेट कर दिया है, यहां तक कि एक मार्क्वस को भी गिरा चुका है। बच्चे से इंप्रेस होकर उसने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। अपनी पिछली जिंदगी में वही बच्चा उसे न्याय के कटघरे तक लाया था, इसलिए वो ये सब जानता था। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन प्रिंसेस के पीछे जाएगा, लेकिन अब वो अपने भाग्य से नहीं बच सकेगा। चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, पीटर उस लड़के से डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने माना कि ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। चाहे बच्चे ने उसे इन्वेस्टिगेट किया हो, फिर भी वो एक लेवल बी पैलेडन को कभी हरा नहीं सकता। लेकिन अगर उसका ओपोनेंट पीटर है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट की इस हिम्मत से चिढ़कर पीटर ने कहा कि वो उसे इन बातों पर पछताने पर मजबूर करेगा। लड़के को पहले से पता था कि पीटर शुरुआत में अपने हथियार फेंकेगा, और ठीक वही उसने किया। अपने डैगर्स का पूरा सेट फेंका। लड़के ने बिना किसी मुश्किल के उन सभी से बचाव किया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसका ओपोनेंट क्या करने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।